10th क्लास स्टूडेंट्स, बेटा वेलकम जी। आज अपनी बेटा फिजिक्स पोर्शन की साइंस सेक्शन में जो आपका फिजिक्स पोर्शन होता है उसकी स्टार्टिंग है। उस स्टार्टिंग में अपने पास फर्स्ट टॉपिक या कह लो फर्स्ट चैप्टर वो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा करंट आपने छोटी क्लासेस में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो आज पहले टॉपिक है, थोड़ा डिटेल में घुसेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास की आपकी जो फिजिक्स पोर्शन है बेटा वो छोटा सा ही है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर जो अपना है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बाकी अब चैप्टर क्या है वो भी धीरे धीरे अपने आप आते रहेंगे। तो हम सीधा किस पे जाएंगे, आज के टॉपिक पे जाएंगे। करंट के बारे में आपने पहले भी छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, तो हम करंट की डेफिनेशन से ही बेटा स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब हम करंट की डेफिनेशन करेंगे उसमें कुछ नई टर्म्स भी आ जाएंगी या आ सकती हैं। उसके बाद फिर हम जो जो चीज़ें हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में या करंट पढ़ने के लिए चाहिए उनको डिस्कस करेंगे। पहले बात को फैलाएंगे, उसके बाद सारी बातों को इकट्ठे कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे मेन पॉइंट, ये जो मेन फोकस है वो करंट पे है। पूरा का पूरा चैप्टर किससे रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड ही है। तो हम करंट से स्टार्ट करेंगे, मगर करंट स्टडी करने के लिए इससे रिलेटेड टर्म बहुत सी आ जाएंगी, वो भी हम पढ़ते रहेंगे। न्यूमेरिकल्स वाला चैप्टर है बेटा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस टॉपिक पे हम करेंगे। तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम करंट। अगर हमने किसी छोटी क्लास में करंट के बारे में पढ़ा हो तो इसकी सबसे बेसिक जो डेफिनेशन आती है बच्चे, दैट इज कि करंट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखो कई बार बच्चे कह देते हैं करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, यहां कभी कह देंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यार ये सारी बातें रिलेटेड हैं इससे, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहां पे वर्ड है रेट, बहुत जरूरी है। चार्ज तो चलो है ही है, अब रेट का मतलब हाउ फास्ट द चार्ज इज फ्लोइंग। चार्ज यार कितनी तेजी से जा रहा है, वो करंट है। चार्ज जा रहा है, ये करंट नहीं है। चार्ज का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो कर जाना करंट नहीं है। चार्ज का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कितनी तेजी से फ्लो करना है, दैट इज करंट। अब चार्ज अगर फ्लो कर रहा है एक पॉइंट से दूसरी तरफ, तो कुछ ना कुछ तो उसकी स्पीड रहेगी, तो कुछ ना कुछ करंट तो आएगा ही आएगा। चार्ज फ्लो कर गया मतलब करंट तो आया ही है। यस देयर इज करंट, बट एज पर डेफिनेशन फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है करंट, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब हाउ फास्ट द चार्ज फ्लोज। तो यहां पे जो रेट वर्ड है ना, रेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज तो फिर आ ही गया, तो मैंने बोला था हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो जो नई टर्म आएगी पहले उनको खींच देंगे, उसके बाद फिर वापस करंट वरंट पर आएंगे। तो इट इज डिफाइंड एज बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या इसको ऐसे भी कई बार कह देते हैं कि करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। बेटा रेट जहां पे भी आ गया वहां पे टाइम का क्या आ जाएगा, कंसेप्ट आ जाएगा। तो करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट से हमने स्टार्ट किया है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं बेटा। कैपिटल आई लगाओ, स्मॉल आई लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सिंबल आई यूज होगा, इंटरनेशनल सिंबल है भाई। फोर्स के लिए एफ होता है, मोमेंटम के लिए पी यूज होता है, प्रेशर के लिए कैपिटल पी यूज होता है, करंट के लिए आई ही होता है। जो होता है वही होता है। तो इट्स सिंबल इज
आई, यूनिट इसकी एम्पियर। आएंगे, दोबारा आऊंगा, मैंने बोला करंट से स्टार्ट कर रहा हूं, नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो पहले तो करंट बोलना पड़ेगा, लेकिन पहले करंट की एक बार छोटी सी डेफिनेशन देके फिर हम उससे रिलेटेड टर्म्स पर आएंगे, करंट में दोबारा आएंगे फिर डिटेल में। सो आई से इसको डिनोट करेंगे, यूनिट इसकी रहेगी एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था भाई, उसके नाम पे इसकी क्या पड़ गई, यूनिट पड़ गई, ए से इसको डिनोट करेंगे। तो फिलहाल करंट के बारे में इतना ही, अभी हम दूसरी बातों की ओर बढ़ चलेंगे। सो करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, करंट पे आई से नोट करना, ये इसकी डेफिनेशन है। अब इतनी बात कर कर अब हम टॉपिक चेंज कर देंगे। डिफाइन करते वक्त बेटा सबसे पहली टर्म आ रही है अपने पास चार्ज। तो हम चार्ज पे फोकस कर जाएंगे, क्योंकि पहले चार्ज पढ़ेंगे, चार्ज क्या होता है, उसके बाद ही अगली बात हम कर पाएंगे। तो अगली बात है यार, हम पहले एक लिस्ट आउट कर लेते हैं कि इस टॉपिक को डेवलप करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उसको लिस्ट आउट करके हम चीज़ों को डेवलप करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इस टॉपिक की बात करता हूं तो सबसे पहले जो मुझे जरूरत पड़ेगी वो आएगा कंसेप्ट ऑफ बेटा चार्ज। तो हम चार्ज पे फोकस कर रहे हैं अभी फिलहाल। सबसे पहला पॉइंट आएगा चार्ज। ठीक है जी, चार्ज अगर पढ़ लिया तो हम करंट कर जाएंगे। चलो, चार्ज हो जाएगा तो करंट को डिफाइन कर देंगे, फार्मूला ले आएंगे। उसके बाद बेटा एक हमें पोटेंशियल वर्ड आएगा यहां पर, वो भी डिस्कस करेंगे। तो इनिशियल स्टेजेस में हमें ये पॉइंट्स ही डिस्कस करने पड़ेंगे, चार्ज, करंट, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 4 पॉइंट्स हैं भाई, अगर ये होंगे तो फिर आगे बढ़ पाएंगे बढ़िया तरीके से। तो लेट अस स्टडी चार्ज बेटा। करंट तो है ही है, अब हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, चार्ज को स्टडी करने जा रहे हैं। तो करंट को छोड़ा, फिलहाल हम अगली बात पे आ गए, चार्ज। सुना होगा चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इतना तो पता होगा कि आपको यार 2 तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करो तो हम ये कह सकते हैं यार, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव्स सम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। ये किसी भी मैटर की बेटा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, होएगी। जैसे मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वैसे चार्ज भी किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मतलब अगर मैटर है तो उसके पास मास होता ही होता है, वैसे ही अगर मैटर है तो उसमें चार्ज तो होगा ही होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो प्रॉपर्टी है या ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स बताती है। तो अगर मैं डेफिनेशन ही दे दूं तो सिंपल डेफिनेशन पे रखते हैं कि इसको डिफाइन मैं क्या कर सकता हूं, इट इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच some electrical effects are shown by the matter, due to which some electrical effects are shown by the matter। अब क्यों बेटा फंडामेंटल, क्योंकि यार मैटर होगा, अगर मैटर होगा तो वो किस चीज से बना होगा, वो बना होगा एटम से। ठीक है जी, अगर एटम्स होंगे तो वो किस चीज से बने होंगे, ये बनते हैं
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन्स से, पता है तुम्हें। तो बेटा अगर मेटल होगा तो उसमें एटम होंगे, एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन को छोड़ दो, प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हर एक मटेरियल के अंदर प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि उसके अंदर एटम होंगे, यानी कि वो मैटर होगा। तो मैटर होगा तो उसके अंदर ये दो चीजें तो होंगी होंगी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या है, बेसिकली ये चार्जेस ही हैं। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब यहां पे बात खत्म कर देते हैं, इतना बहुत है चार्ज की डेफिनेशन के बारे में। अगली बात बेटा, चार्ज को, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। बेटा फिजिकल क्वांटिटी का मतलब द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, दो क्वांटिटी जिनको मेजर कर सकते हैं ना, तो उनको फिजिकल क्वांटिटी। तो चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करेंगे या मेजर किया जा सकता है। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है दैट मीन्स कैन बी मेजर्ड। तो फिर अगर इसको मेजर किया जा सकता है तो इसकी कुछ ना कुछ यूनिट भी रखनी पड़ेगी। अच्छा, सिंबल इसका कुछ ना कुछ रखना ही पड़ेगा। तो चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। अगेन इंटरनेशनल सिंबल है, जो है सो है, वही यूज करने पड़ेंगे हमें। तो चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मेजर होगी, इसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी, सिंबल क्यू है, पहले तो ये याद करो। इट इज नोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, दोनों चलेंगे। सो सिंबल इसका क्या हो गया बेटा, क्यू हो गया। क्यू से इसको डिनोट करना है। यूनिट इसकी कूलम। अब फिर वही बात, कूलम भी एक साइंटिस्ट का नाम था। ये साइंटिस्ट लोगों ने काम किए भैया, और इन्हीं के नाम पे यूनिट पड़ गई, ये पड़ गई, इनके नाम हो गए, हमारे लिए परेशानी हो गई। हम लोग को पढ़ाना पड़ता है और तुम लोगों को पढ़ना पड़ता है, तुम्हारे लिए और परेशानी हो गई, तुम लोगों को ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो यार फिजिकल क्वांटिटी है, क्यू से नोट करते हैं, स्मॉल क्यू लगाओ, कैपिटल क्यू लगाओ, दोनों चलेंगे। यूनिट इसकी क्या होती है, कूलम होती है। कूलम को हम कैपिटल की सी से डिनोट करेंगे। ये इसकी एसआई यूनिट है, क्योंकि बेटा आपने पढ़ा होगा यूनिट्स भी कई तरह की होती है, मीटर, सेंटीमीटर। तो दो यूनिट सबसे ज्यादा चलती हैं, एक एसआई यूनिट बोलते हैं इसको, एक सीजीएस यूनिट बोलते हैं। तो एसआई यूनिट बेटा इसकी कूलम है एसआई सिस्टम में, और एक इसकी और यूनिट खैर होती है स्टैट कूलम। ओके जी, स्टैट कूलम इसकी सीजीएस यूनिट है। तो एसआई यूनिट इज कूलम, सीजीएस यूनिट इज स्टैट कूलम। क्यू से डिनोट करेंगे, ऐसा यूनिट पता लग गई, डेफिनेशन भी पता लग गई। दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब अगली बात जो हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, चार्ज का यूज तो हो गई होगा, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, ये सब बातें चलती रहेंगी। अब एक पॉइंट जो आपको बताना चाहिए हमें, वो ये है बेटा कि जो चार्ज की यूनिट कूलम होती है ना, कूलम, वो एक बहुत बड़ी यूनिट है। प्रैक्टिकली 1 कूलम ऑफ चार्ज को अटेन करवा देना एक मुश्किल काम है। जब तो आप बेटा करंट की बात कर रहे हो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट, तो करंट में तो चार्ज ना फ्लो होता रहता है, वहां तो ठीक है, हो जाएगा, 2 कूलम भी हो जाएगा, 10 कूलम भी हो जाएगा, फ्लो होता रहेगा। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ चार्ज कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे 1 कूलम ऑफ चार्ज बहुत बड़ी, आई मीन टू से प्रैक्टिकली 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रिएट करना एक मुश्किल सा काम है। इसलिए जो चार्ज की यूनिट यूज होती है ना ज्यादातर, वो होती है मिली कूलम, यानी 10⁻³ कूलम। यहां यूज हो जाएगी माइक्रो कूलम,
ऐसे डिनोट करते हैं इसको। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, यहां हो जाएगी नैनो कूलम, 10⁻⁹, मतलब ये यूज होती है प्रैक्टिकली, ऐसी यूनिट्स यूज होती हैं जी इसकी। तो चार्ज की यूनिट होगी, चार्ज को डिनोट क्यू से कर लिया, यूनिट इसकी कूलम चलेगी। अब इसकी कुछ क्या डिस्कस करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज। अब देखो यही चैप्टर जो है ना हम 12th क्लास में भी पढ़ाते हैं, ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है उनको भी। तो थोड़ा सा बीच बीच में मैं ज़्यादा निकल जाऊंगा, मीन्स कई बार ज़्यादा डिटेल में भी चले जाऊंगा। अब जब आ गई डिटेल तो आ गई, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपने आप को कंट्रोल रखूं और उतनी चीज़ें ज़्यादा डिटेल में ना घुस जाऊं कि आपकी ऊपर से निकलनी शुरू हो जाए, क्योंकि टॉपिक सेम चलता है। उधर करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th में भी है, चार्जेस 12th में पढ़ने होते हैं, 10th में पढ़ने होते हैं। 10th में थोड़ा आपको बेसिक पे रखना होता है, तो इतना ज़्यादा बेसिक भी नहीं रखूंगा, थोड़ा आपके 10th लेवल से ऊपर तक तो लेकर जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन कंट्रोल करूंगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में ना घुस जाऊं कि आपको समझने में दिक्कत आनी शुरू हो जाए। फिलहाल चार्ज की सिंबल, डेफिनेशन, यूनिट। यूनिट में मैंने सीजीएस भी लिख दी, ऐसे भी लिख दी, आपके लिए ऐसे ही बहुत है, कूलम भी यूज करनी है फिर भी अब लिख दी थी। तो कूलम और स्टेट कूलम में बेटा रिलेशन होती है कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, याद रखना। अब बात को आगे बढ़ाते हुए बेटा अगली बात जो हम करेंगे दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब चार्ज स्टार्ट किया ना, चार्ज की डेफिनेशन, यूनिट, अपने पॉइंट्स बना लिया करो पढ़ते पढ़ते। यार कितना पढ़ लिया, करंट की डेफिनेशन पढ़ी लेकिन उसको हमने बीच में छोड़ दिया, चार्ज पे आ गए, चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी, उसके यूनिट देखिए अभी, उसके अलावा भी कुछ नहीं, इधर उधर की बातें चली हैं। अब जो मेन बात है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखना है बेटा। तो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में इसमें बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो अगली बात हमने बोली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इधर लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये जरूरी चीज होगी जी आपके लिए, एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बेटा जी लिस्ट आउट करता हूं तो चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इट इज, पहली बात तो जो मैंने बताई थी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। दूसरी बात बेटा चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी इट फॉलोज कंजर्वेशन लॉज, इट इज कंजर्व्ड। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, इट इज कंजर्व्ड, इट इज ट्रांसफरेबल। चार्ज क्या है जी, ट्रांसफरेबल, एक वर्ड से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। इट इज इनवेरिएंट, ओके जी, इट इज क्वांटाइज्ड। तो कुछ एक बातें हैं जो समझानी पड़ेगी मुझे, कुछ एक बातें वैसी हो जाएंगी। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी मैटर है, कंजर्व्ड है, ट्रांसफरेबल है, इनवेरिएंट है, क्वांटाइज्ड है। एक और लिखते होते हैं कि इट इज एडिटिव इन नेचर। तो चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कंजर्व्ड, ट्रांसफरेबल, इनवेरिएंट, क्वांटाइज्ड, एडिटिव इन नेचर। तो एक एक करके देखते हैं इनको। प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो ये तो ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, अब हो तो गई बात इसकी, ये हो गई जी। चार्ज इज इजी वाली पहले बता देता हूं, ट्रांसफरेबल, ये भी क्लियर है कि बेटा चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बाद हमने बोला इट इज कंजर्व्ड, ये भी इजी वाली बात है। कंजर्व्ड मतलब चार्ज कंजर्व्ड रहता है, जितना चार्ज पहले था
बाद में भी उतना रहेगा। चाहे आप कोई केमिकल रिएक्शन बनाओ, अगर कोई केमिकल रिएक्शन लिखती हो ना, तो उसमें भी LHS RHS में चार्जेस क्या करने पड़ते हैं, आपको बैलेंस करने पड़ते हैं। कुछ भी हो जाए, चार्ज कंजर्व्ड रहता है बेटा। कोई रिएक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक बॉडी से दूसरी जगह ट्रांसफर ही हो जाए, दो ऑब्जेक्ट है वो आपस में मिले, अब एक ने चार्ज लूज किया, एक ने चार्ज गेन किया, लेकिन वो रहेगा क्या, कंजर्व्ड रहेगा। तो इट इज कंजर्व्ड। ओके जी। तो हम जो बेटा टॉपिक आपको चला रहा हूं ना मैं, वो टोटली सिलेबस वाइज और जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उस पर फोकस कर रहे हैं। अदरवाइज तो चार्ज को डिस्कस करने लग जाए तो चार्जेस में ये हो जाएगा कि चार्ज कैसे करते हैं, बचपन के एक्सपेरिमेंट आ जाएंगे कि कैसे दो चीज़ों को रब करके चार्ज वगैरह किया जा सकता था। तो हम फैलेंगे नहीं, सबसे बड़ी बात, हमने फैलना नहीं है। फैलने को क्या, जितना मर्जी फैल जाओ भाई, फैलना नहीं है, बातों को लाइन अप करके रखना है यार। जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हम उस पर फोकस करेंगे, बात खत्म। फैलना बिल्कुल नहीं है। पढ़ाते पढ़ाते कई बार टीचर की समस्या ये हो जाती है, वो फैल जाता है, वो इतना फैल जाता है कि बाद में उसको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने फैलना नहीं है भाई, सीधा पॉइंट पे हैं हम। अगर मैंने ये लिख दिया तो मतलब इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। टॉपिक्स जो आपने कवरअप करने हैं हिंदुस्तान में, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो 10th क्लास में, मैथ्स पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो NCERT बुक फॉलो करो। 10th क्लास की साइंस की अगर मैं बात करूं, 100%, जिसको कहते हैं 100% चीजें जो हैं NCERT बुक से आनी हैं। NCERT बुक फॉलो करो, लाइन टू लाइन पढ़ो, बीच के जितने भी बॉक्स क्वेश्चंस दिए होते हैं वो कर लो, लास्ट की एक्सरसाइज कर लो। पहली बात कि आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बुक है, सब कुछ दिया हुआ है, आलतू फालतू कुछ नहीं दिया, सीधा काम की बात। तो सबसे पहली बात, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी सफिशिएंट, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सारे क्वेश्चन NCERT से आने हैं। तो इसलिए NCERT को फॉलो करो। तो आपने भी पढ़ते वक्त फैलना नहीं है ज्यादा भाई। अगर ज्यादा फैल गए तो इकट्ठा करना आपको मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ाते वक्त हमने फैलना नहीं है, सीधा पॉइंट पे आ रहा हूं। तो जितनी भी चीजें बोर्ड पे आएंगी वो बोर्ड में आएंगी। हिसाब लगा लो कि जो बोर्ड पे आएगा उसमें से बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो ना हम बोर्ड पे एक्स्ट्रा चीजें लेकर आएंगे ताकि आपको इस बात की टेंशन ना हो कि यार कौन सा करना है कौन सा छोड़ना है। समझ लो जो बोर्ड पे करवा दिया सब करना है, उन्हीं में से आएगा। तो जी हम कर रहे थे चार्ज से, मुझे याद आ गया ना, चार्ज के बारे में तो बहुत कुछ बताया जा सकता है लेकिन ज्यादा नहीं, हम सीधा पॉइंट पे आ रहे हैं। ये कर लेना, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है कंजर्व्ड, क्लियर ही हो गया कि इट इज रिमेन्स कंजर्व्ड। अगली बार बेटा ट्रांसफरेबल, वो भी क्लियर ही है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर ट्रांसफर किया जा सकता है। एक यहां पे वर्ड है इनवेरिएंट इन नेचर। इनवेरिएंट इन नेचर, ओके, ये भी बताते हैं, ये पहले बता दें। एडिटिव इन नेचर बता दें पहले। एडिटिव इन नेचर मतलब चार्जेस को सिंपली ऐड किया जा सकता है अलजेब्रा के रूल्स लगाकर। सिंपली ऐड कर देंगे कि ये कोई जगह है, यहां पे 3 चार्जेस हैं, 3 कूलम, -3 कूलम, 4 कूलम, -4 कूलम, यार नेट चार्ज यहां 0 है। क्यों? सिंपल ऐड कर देना है, 3 कूलम, -3 कूलम, 4 कूलम, -4 कूलम। इनको सिंपली क्या कर देना है, हमने ऐड कर देना है। अगर इनको हमने सिंपली ऐड कर दिया तो माइनस का ध्यान रखना है, अलजेब्रा का मैंने बोला रूल लगाना है, तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 5 कूलम भी हो जाता तो ये 3 -3 कट रहे हैं, 4 -4 कट रहे हैं, बीच में क्या बच रहा है 5 कूलम। तो सबको ऐड करोगे तो नेट कितना आ जाएगा, 5 कूलम आ जाएगा। तो इट इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव मतलब चार्जेस को सिंपली सिंपल अलजेब्रा का रूल लगाकर ऐड किया जा सकता है। देख लेना जी। अब इस पॉइंट पे आते हैं इनवेरिएंट पर, और लास्ट में कौन सा कराऊंगा, क्वांट है। देखो पॉइंट तो सारे ही थे
लेकिन सबसे बढ़िया वाला लास्ट के लिए बचा के रखते हैं ना, जब खाते भी हैं कोई चीज़ ना, तो जो सबसे बढ़िया वाली आइटम है कहते हैं लास्ट में खाएंगे। तो सबसे ज़्यादा फोकस इस पर करना था मैंने, इसलिए इसको लास्ट में कराऊंगा। पटाखे फोड़ते वक्त भी दिवाली पे वो कहते हैं जो सबसे बढ़िया वाला पटाखा है ना वो सबसे लास्ट में फोड़ेंगे, पहले छोटे मोटे मुर्गा बम ये सब छुटपुट फोड़ते रहते हैं, और लास्ट में जो बढ़िया वाले बम होते हैं ना वो लास्ट के लिए रखे होते हैं। तो ये बम है, इसको लास्ट में डिस्कस करना है, इसमें से क्वेश्चन बनकर आने हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी, छोटे मोटे पटाखे हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टी, कंजर्व्ड, ट्रांसफरेबल, एडिटिव, ये 2 पॉइंट है समझने वाले। इनवेरिएंट समझना सबसे मेन ये है, क्वांटाइज उस पर फोकस करूंगा मैं। इनवेरिएंट का मतलब बेटा चार्ज वेरी नहीं करता। अब यहाँ पे चार्ज वेरी नहीं करता, इसके लिए थोड़ा डिटेल में घुसना पड़ेगा, वो हम घुसेंगे नहीं। पॉइंट ये है कि यार एक पॉइंट बता देता हूं, कहते हैं मास जो है ना फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है और ये कभी चेंज नहीं होता। मास कभी भी चेंज नहीं होता। आप मून पे चले जाओ, आपका वेट चेंज हो जाएगा, मतलब वेट चेंज होता है, मास किसी चीज का चेंज नहीं हो सकता। तोड़ दो तब हो जाएगा, लेकिन तोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि मास चेंज हो गया, टोटल तो उतना ही है ना। तो मास बेटा कभी चेंज नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। मगर एक आइंस्टाइन नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। अब वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल स्पीड से चलने लग जाए, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड का मुकाबला करने लग जाए तो ऑब्जेक्ट का मास भी चेंज होना शुरू हो जाता है। यानी हम कहते हैं नॉर्मल स्थितियों में मास चेंज नहीं होता किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट की कंपैरेबल स्पीड से मूव करने लग जाए तो उसके मास में चेंज आ सकता है। यानी पॉइंट ये है कि मास भी चेंज हो सकता है। कब? जब ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल हो जाए। मगर चार्ज की वैल्यू में ऐसी स्थिति में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है और उसके ऊपर चार्ज क्यू है, अगर वो मूव करने लग जाए नॉर्मल स्पीड से तो भी उस पर चार्ज क्या रहेगा? क्यू रहेगा। अगर वो मूव करने लग जाए स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल स्पीड से तो भी उसके चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं होती। चार्ज रिमेन्स इनवेरिएंट, यहां तक कि मास में चेंज आ जाता है, लेकिन चार्ज में चेंज नहीं आता। मास में चेंज आ सकता है लेकिन चार्ज में चेंज नहीं आएगा। चार्ज इज इनवेरिएंट। ओके, अगर समझ में लग गया हो इनवेरिएंट तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लगा हो तो इससे बढ़िया बात तो हो ही क्या सकती है कि आपको करना ही नहीं है। जब समझ में नहीं लगा तो छोड़ो उसको। तो भैया जितना मैं बता सकता था बता दिया। इनवेरिएंट में जो पॉइंट मैंने बनाए अपने पॉइंट नोट करके रख लो कि यहां तक कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको मानते हैं मास को, जिसको आज तक हम बोलते थे कि जो कि चेंज नहीं हो सकती, वो भी चेंज हो जाती है जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगती है, यानी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाती है। लेकिन भैया चार्ज किसी भी स्थिति में वेरी नहीं कर सकता। जो है सो है। अगर 2 कूलम है तो 2 कूलम का 2 कूलम ही रहेगा, चाहे उसको स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ा दो, चाहे उससे ज़्यादा से दौड़ा दो, चाहे उसके कंपेरेबल स्पीड से दौड़ा दो, चाहे रेस्ट पे रख दो। ओके जी, सारी बातें छोड़ो। अब आ गया बम पॉइंट। कौन सा पॉइंट? बम पॉइंट आ गया भैया। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो सबसे बड़ा पटाखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है इसको, बहुत जरूरी चीज है, क्वेश्चन बन जाएगा इस पे बेस्ड। तो अगली बात है जी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब इसका मतलब क्या है? सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ध्यान से सुनना, क्वांटाइज्ड वर्ड कहां से आया? क्वांटिटी से। अब क्वांटाइजेशन चार्ज का मतलब है कि द चार्ज एग्जिस्ट इन सम फिक्स्ड क्वांटिटीज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि जो चार्ज की क्वांटिटी है ना,
जो चार्ज की वैल्यूज हो सकती हैं, जो चार्ज की क्वांटिटीज हो सकती हैं, वो फिक्स्ड हैं, उसमें हमारी मर्जी नहीं चलती कि इतना चार्ज कर दो उतना चार्ज कर दो। चार्ज की क्वांटिटीज फिक्स्ड है, फिक्स्ड, जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते। सो मैंने बोला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट चार्ज कैन टेक only some fixed quantities which are integral multiples of E। हमने बोला चार्ज कैन टेक ओनली सम फिक्स्ड क्वांटिटीज विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ E। अब इसको समझो, ऑफ E का यहां पर क्या मीनिंग है। यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है इंटीग्रल। इंटीग्रल वर्ड कहां से आया यार? ये आया है इंटीजर से। एक वर्ड होता है इंटीजर। इंटीजर आपको पता है कि जो फ्रैक्शंस में ना हो, 1 2 3 4, ये जो नंबर है ना पूरे पूरे, ये इंटीजर्स कहलाते हैं। तो हमने बोला चार्ज कैन टेक ओनली सम फिक्स्ड क्वांटिटीज विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ E। अब यहां पे एक वर्ड क्या यूज कर दिया हमने? E। अब E का मतलब समझो, नोट कर लो कहीं पर कि E का मतलब इस पूरे चैप्टर में है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। E का मतलब क्या है बेटा? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम ही चार्ज होता है। तो E का मतलब समझो पहले तो, E है यहां पर बेटा जी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन एन प्रोटॉन। अब इसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यह पता होना चाहिए। या कह लो कि प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है? अगेन इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो भी बातें आ रही है भाई नोट कर लो, अभी काम लंबा खींचेगा। तो एक होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक हो गया चार्ज ऑन एन प्रोटॉन। दोनों पे सेम चार्ज होता है, फर्क क्या है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव वाला चार्ज होता है और प्रोटॉन पे सेम ही वैल्यू होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगली बात यार, इतनी बड़ी सी वैल्यू कहां लिखते रहेंगे? हम इसको ई कूलम कह देते हैं। क्या कह देते हैं जी? ई कूलम। तो इस चैप्टर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हो तो देखो चार्ज आएगा, चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्रोटॉन आएंगे। बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही आएगा। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? ई चार्ज होता है, ई कूलम ऑफ चार्ज। तो ई का मतलब यहां पर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई का मीनिंग यहां पर क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो याद रखो ई जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं उसका मीनिंग क्या है? ई का मीनिंग है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन एन प्रोटॉन। तो ई मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? तो चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज कैन, यहां पे लिखा ना क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, या चार्ज की क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक ही बात है। तो चार्ज की क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज कैन टेक ओनली सम फिक्स्ड क्वांटिटीज
विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई, यानी जो चार्ज है, चार्ज उसकी कुछ फिक्स्ड क्वांटिटीज ही हो सकती हैं जो कि इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई है। या तो किसी चीज पे चार्ज होगा ही नहीं, अगर होगा तो वो सीधा कितना होगा 1 इंटू ई, क्योंकि इंटीजर्स ही यूज करने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहां तो चार्ज होगा नहीं, या फिर सीधा ही कितना चार्ज आएगा ई आएगा, ई मतलब सीधा ही किसी चीज पे कितना चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो किसी भी चीज पे अगर चार्ज आया है बच्चा जी, तो सीधा कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे नीचे नहीं हो सकता, इससे नीचे 0 होगा, इससे नीचे किसी चीज पे चार्ज नहीं हो सकता, इससे नीचे 0 होगा, या 0 होगा या सीधा इतना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जिसको ई कूलम बोलते हैं, ई। या फिर चार्ज कितना होगा 2e, यानी प्लस माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये 3.2 16 दूनी 32, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बन जाएगा। मेरे भाई यहां तो चार्ज होगा ई, बहन भी या तो चार्ज होगा ई, या फिर कितना होगा 2e डबल, या फिर सीधे कितना आएगा 3e, 16 3 48, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बीच की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, या तो 0 होगा चार्ज, या इतना आएगा, या इससे डबल आएगा इतना, बीच की वैल्यू होती ही नहीं, तुम नहीं लिख सकते, एग्जिस्ट ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहां तो चार्ज बेटा ये वैल्यू अटेन करेगा, या ये वैल्यू अटेन करेगा, या ये वैल्यू अटेन करेगा, या ये 4e हो जाएगा प्लस माइनस 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बीच की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, बीच की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहां तो चार्ज की वैल्यूज ई होगी, 2e होगी, 3e होगी, 4e होगी, या फिर ये ne हो जाएगी। n यहां पे इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो मर्जी, थाउजेंड्स हो जाएगा, मिलियंस हो जाएगा, कुछ मर्जी लगा लो, लेकिन मल्टीपल्स ऑफ ई में रहेगा। तो मुद्दे की बात यह निकलती है कि चार्ज कैन अटेन ओनली सम फिक्स्ड क्वांटिटीज विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया भैया, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, याद रखना है, ये अपना क्या आ गया, मेन पॉइंट आ गया कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई होता है जी। ओके जी, तो ये लास्ट पॉइंट जो था ना, क्वांटाइजेशन चार्ज, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। Q इज इक्वल टू N इंटू ई, इसका रिजल्ट आ गया। कई बार क्वेश्चन इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल वगैरह एग्जाम में आ जाते होते हैं, इस पे बेस्ड मैं बोल रहा हूं न्यूमेरिकल आ जाते होते हैं। मैंने बोला है तुम्हें एक्स्ट्रा चीज में कराऊंगा ही नहीं, इधर उधर की बातें थोड़ी कराता रहूंगा मजे लेने के लिए। भैया मजे लेने के लिए अगर फिजिक्स पढ़नी हो तो यूट्यूब पे जाओ, और बिना मतलब के बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, मजे लेते रहो। मैं मजे लेने के लिए नहीं पढ़ा रहा, नंबर लेने के लिए पढ़ा रहा हूं। सीधा वही टॉपिक करने हमने जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, और जिसमें से ये लगा लो कि कर कर आपको सीधा पॉइंट दर पॉइंट बनाना है, उनको नोट कर कर लिखना है। मजे लेने के लिए यूट्यूब, नंबर लेने के लिए हमारे पास आ जाओ। तो एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है, एक एक पॉइंट करना है, इधर उधर की बात कुछ नहीं करनी है। सारे क्वेश्चन करवा दूंगा यहीं पे बोर्ड पर, सारे के सारे क्वेश्चंस वीडियोस में पूरी एनसीईआरटी के बोर्ड पे मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा भी करा देंगे, उससे आगे भी करा देंगे, लेकिन मजे लेने वाला काम नहीं है। काम सारा कौन सा है, नंबर लेने वाला है। तो सीधा पॉइंट पे आओ, आलतू फालतू बात का
टाइम ही नहीं है, तो Q इक्वल टू NE पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, याद रखना है। ओके, अब ये हो गया। इस पे बेस एक क्वेश्चन मैं करा ही देता हूं आपको कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन डाला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बना के रख लेना। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्वेश्चन है, इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं, तो आपके पास और कुछ ऑप्शन नहीं है, Q इक्वल टू NE लगेगा। तो मैंने लगा दिया भैया Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, यहां से N इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाय E, यहां से N इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q कितना मैंने बोला, 1 कूलम, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ होती है। इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। सॉल्व कर लेना भाई, ये -19 ऊपर चले जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा, नीचे 1.6 ये सॉल्व करोगे प्लस 19 हो जाएगा, 10 इसको दे दोगे प्लस 18 हो जाएगा। सॉल्व करके वो आंसर आने वाला है 6.25 इंटू 10⁻18। तो अगली बात जो तुमने याद कर लेनी है वो ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। बाकी अपनी बुक्स पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा ना, अकेले वीडियो लेक्चर लगा लेने से फिजिक्स थोड़ी आ जाएगी, पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा ना। तो पढ़ो, इस टॉपिक को पढ़ो, जितना भी बुक में दे रखा होगा चार्ज से रिलेटेड, ये प्रॉपर्टीज थी, इस पे बेस न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करो, टॉपिक्स के डाउट्स भी डिस्कस करेंगे हम। पहले एक बार थ्योरी वोरी थोड़ी सी करा दूं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशल वीडियोस आएंगी आपकी। ओके जी, न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशल वीडियो रहेंगी। अब ये चार्ज से रिलेटेड हो गया, वापस हम किस पे आ रहे हैं, अब करंट पे आ रहे हैं। तो इतना कर लो, उसके बाद क्या करने जा रहे हैं हम लोग, करंट स्टार्ट करने जा रहे हैं।